नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मची खींचतान के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पूर्व नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने जो है सरकार से पहले ही मीडिया को ये जानकारी दे दी, जब वो क्योंकि अधीर रंजन चौधरी भी निर्वाचन आयुक्त के चयन से संबंधित समिति का हिस्सा है और मीटिंग से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि वो इस चयन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि समिति में सरकार के पास बहुमत है। और साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार पर बेईमानी का भी आरोप लगाया और क्या कुछ कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस तरह से क्यों की गई है, क्योंकि आपने देखा कि कल ही फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी कि जो नए कानून के मुताबिक ये चयन प्रक्रिया हो रही है, ये ठीक नहीं है। और इसके जब जैसे ये ऐलान किया गया कि सुनवाई कल होनी है सुप्रीम कोर्ट की, तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो कि कल मीटिंग करने वाले थे, उन्होंने आज ही मीटिंग कर ली। आज ही चुनाव आयुक्तों का चयन हो गया और उस चयन में क्या बेईमानी की गई है, क्या आरोप लगाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अजय शुक्ला सर। सर, स्वागत है आपका। पहले सर नमस्कार। अधीर रंजन चौधरी की बाइट सुनवा देते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हुकूमत है उनका पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। दादा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता बुलाया गया। मैंने ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखो लोकसभा चुनाव से देखो मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं। तो सर, आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी जो है वो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ एक और बाइट है उनकी जो कि थोड़ी सी लंबी है, वो भी मैं सुनवा देना चाहूंगी ताकि ये सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाए। मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहां दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे
हमें पीएम साहब के दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष, मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजोल्यूशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, सॉरी अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहां डीजी है ना, उसके लिए बात था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजोल्यूशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। और दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, 2 व्यक्ति। पूरा नाम बता दें। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश, हाँ बलविंदर संधू है, और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार, ओके। एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश कुमार, अच्छा केरल के है वो, ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर और एक है मतलब बी संधू। तो मैंने ये कहा कि देखिए, तो सर ये अधीर रंजन चौधरी हैं और उन्होंने मीटिंग से बाहर निकलकर तुरंत सरकार से पहले ही ऐलान कर दिया कि आखिर वो 2 चुनाव आयुक्त कौन है। और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि रात को उनको 212 नाम दिए गए और उसमें से चुनाव करने को कहा गया, तो जब 212 नाम आधी रात को दिए जा रहे हैं तो एक दिन में इतने नाम कैसे जो है उनकी जांच पड़ताल की जा सकती है। और सुबह जब वो मीटिंग में पहुंचे तो उसमें केवल और केवल 6 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और 2 नामों पर मुहर लगा दी गई। तो इसमें नेता विपक्ष का फिर काम ही क्या था, खुद ही सब कुछ कर लेना था। देखिए निधि, मुझे लगता है आई वॉश करने के लिए तो जरूरत होती है ना कि हाँ साहब ये दिखाई दे कि हम कहीं ना कहीं इस तरह की पोजीशन में हैं कि लगातार कि हम लोकतंत्र कायम किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको आपको देखना होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है कि एक नेता होगा, सदन होगा, एक नेता प्रतिपक्ष होगा, उसके अलावा 2 सदस्य और होने की बात थी। या पहले जैसे था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया तो बैलेंस खत्म हो गया। उनकी जगह आपने अपने 2 लोग रख लिए, एक कानून मंत्री और एक गृह मंत्री, तो साथ 3 आदमी तो आप हो गए। जो बचा
वो अकेले वो कहे भी कि ये सही है या गलत है, उसका क्या मायने है? तो 3 वोट तो आपने अपने ले लिए, तो पहले तो लोकतंत्र यहीं गला घोट दिया गया। उसके बाद में जैसे पहले होता आ रहा है, इस सरकार के अंदर हम लगातार देख रहे हैं, आधी रात के 12 बजे आप 212 नाम दे रहे हो कि ये 212 नाम की, इसमें आप बताओ कौन है? हमें उसमें हम 212 आदमी का रात 12 बजे दे रहे हो, सुबह 12 बजे मीटिंग होनी है, हम कहां से उन 12 नाम का पूरा बैकग्राउंड सारी चीजें चेक कर पाएंगे, उनका सब कुछ पढ़ पाएंगे, उनकी जो क्लियरेंस है, विजिलेंस क्लियरेंस है, सीबीआई है, रॉ की रिपोर्ट्स है, आईबी की रिपोर्ट्स है, वो हम कहां से देख पाएंगे? क्या हम पढ़ सकते हैं? उसमें क्या कमेंट है, क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं संभव है। जैसे पहले होता था, यदि मीटिंग बुलाई जाती थी तो मीटिंग के पहले एक पूरा जो एजेंडा है और सारी चीजें दी जाती थी, उस पर आदमी काम करके आता था, तब उस पर एक फ्रूटफुल चर्चा होती थी, उसके बाद चयन होता था। आज स्थिति क्या है आपको पता ही नहीं है। और फिर जब आप पहुंचे तो आपको बताया गया वो 212 नाम अब नहीं है, ये 6 नाम है, इन पे बस चर्चा करेंगे। तो साहब, जब आपने फैसला ही कर लिया है कि आपको किस पर चर्चा करनी है या करनी भी है कि नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हैं फैसला तो आप ही को करना है, 3 वोट तो आपके हैं, 1 वोट हमारा क्या है, हम कुछ भी कहते ना चलिए, लेकिन वो एक आपत्ति मायने रखती है, कम से कम ऑन रिकॉर्ड आती है। तो सबसे बड़ी चीज है। फिर आपने क्या खेल किया? 15 तारीख को मीटिंग होनी थी, क्योंकि 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस मीटिंग के ही खिलाफ सुनवाई की डेट तय कर दी, इसलिए आपको लगा पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कल के दिन क्या कर दे ऑर्डर, हम आज ही 1 दिन पहले ही कर देते हैं। आप कौन सा वो बना रहे हैं? या तो आप डरते हैं क्योंकि आपने चोरी करी है या चोरी करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, आप कोई निष्पक्षता नहीं चाहते हैं, कोई चयन, कोई नियुक्ति आप निष्पक्षता से नहीं चाहते हैं, आप आपत्ति के एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। अरे भाई, होना तो आप ही के हिसाब से था, हम कम से कम एक फ्रूटफुल, एक तथ्यों के आधार पर आपत्ति तो दर्ज करा सकते थे। वह आपत्ति दर्ज कराने का भी हमारा अधिकार आप छीन लेते हैं। तो फिर आप बताइए ना, कौन सी बात का चयन प्रक्रिया है, कौन बात की कमेटी है? तो इससे आप यह समझ लीजिए, आप कोई यह उम्मीद मत करिए। सबसे बड़ी बात है, मैं आप एक चीज बताइए, देश के सभी जितने राजनीतिक दल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कंट्री के, उन्होंने लेटर दिया मुख्य चुनाव आयोग को कि साहब, हम ईवीएम पर आपके साथ में चर्चा करना चाहते हैं कि इस पे क्या है और हमारी ये आपत्तियां हैं, इन पे आप सुनिए। आप कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए, मत करिएगा। लेकिन क्या करता है चुनाव आयोग? वो उनको इन 6 महीने बाद भी, 6 महीने में 1 घंटे का टाइम भी नहीं देने को तैयार होता है। कल्पना करिए कौन सा आप वो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सारी नियुक्तियां सरकार करेगी तो सरकार के हिसाब से चलेंगे। आज इनकी सरकार इनके हिसाब से चलेंगे, कल किसी और की होगी वो चलेंगे। पीछे सरकारें होती थी वो की तरह ही साबित होंगे क्या? ऐसे कमेंट में लोग पूछ रहे हैं आपसे सवाल। क्या ये दोनों चुनाव आयुक्त भी अनिल मसीह ही साबित होंगे? आप और उम्मीद क्या करते हैं? आप क्या उम्मीद करेंगे? अनिल मसीह, अच्छा आप देखिए, अनिल मसीह के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की, क्या आज तक उस पर एफआईआर दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के भीतर कहा था, हुई दर्ज? नहीं हुई। एक छोटा सा व्यक्ति जब उस पे नहीं हो रही है, तो ये तो देश की चुनाव आयुक्त, क्या करेंगे आप? कोई अदालत का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मथुरा से एक मिस्टर अमित शर्मा है, उनका मुझे फोन आया। वो कहते हैं, सर, इस तरीके से मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गया था, पिछले 3 साल से मैं भटक रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मेरी जमीन का जो है ट्रांसफर मेरे नाम हो जाए। ना तो वो ट्रांसफर हुआ, ना कुछ हुआ, उल्टा जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखी उसने वो जमीनें बेच दी। वो बहुत कुछ कोशिश करे, हाई कोर्ट और सब जगह दौड़े, तो एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस ने क्लीन चिट लगा दी। आप सोचिए, सुनने को कोई तैयार नहीं है यदि सरकार का व्यक्ति कोई अपराध करता है। अब वो गए आईजी के पास, तो आईजी कहता है, ऐसा है, पहले मैंने तुम्हारी दर्ज कर दी, अब मेरे पास आना मत, क्योंकि मुझे ऊपर से फोन आ गया है, मेरी औकात नहीं है, यदि आपके अंदर क्षमता हो तो योगी आदित्यनाथ से कहलवा दीजिए। अब वो बेचारा यदि वही कहलवा सकता होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता?
कोई कहलवा सकता होता तो हाई कोर्ट क्यों जाता? वही व्यक्ति कोर्ट जाता है जो व्यक्ति के पास कोई और सहारा नहीं बचता है, वही उन संवैधानिक संस्थाओं और उनके पास जाता है। आज हालत क्या है? आप कहीं चले जाइए, साहब जो चाहेंगे वही होगा। जब वो होगा तो किस बात का लोकतंत्र होगा, किस बात का न्याय होगा, किस बात की व्यवस्था होगी? तो इसका मतलब है कुल मिलाकर के वही शासन चलेगा, हर व्यक्ति का गला घोटा जाएगा, हर लोग के साथ में होगा और आप देख के सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे। लोग कहेंगे पब्लिक में कि साहब विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष और कर क्या सकता है? विपक्ष आवाज उठा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, आपत्तियां दर्ज करा सकता है, वो सारी चीजें की जा रही हैं। हर बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद में सवाल उठाते हैं तो साहब 146 सांसद, 47 सांसद सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के संवैधानिक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। यह हुआ हिंदुस्तान में, हमने देखा, आंखों देखा, हम साक्षी हैं उस लोकतंत्र की हत्या होते। और साहब ये एक जगह होता तब है। तो इसलिए निधि एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र जिन्हें नहीं चाहिए वो इसी तरह गला घोटते हैं। उन्हें नहीं चाहिए लोकतंत्र, वो इंस्पायर होते हैं नाजी शासन से, वो इंस्पायर होते हैं मुसोलिनी से, वो इंस्पायर होते हैं उस हर तानाशाह से। वो चाइना से दोस्ती बनाते हैं, आपको तो कहते हैं कि आप चाइनीज वो मत खरीदिएगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जो 18 बार चाइना के राष्ट्रपति से जाकर के मिला और उसके साथ में क्या किया। नतीजा क्या है? हमारे देश की 3000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर ली। लद्दाख में सोनम वांगचुक समेत तमाम सारे लोग सीमा पर बैठे हुए हैं कि साहब हमारे राज्य को सबको कब्जा कर लिया गया है चीन द्वारा, हमारे सैनिकों का मनोबल गिर रहा है। जो गोरखा हमारी सेना में भर्ती होते थे वो चीन में जाके भर्ती हो रहे हैं। हमारी सरकार कर क्या रही है? सिर्फ मीडिया के जरिए छिपाने की कोशिश हो रही है, गलत बनाने की कोशिश हो रही है। देश पर चीन ने कब्जा कर लिया इतना बड़ा भूमि, और उसके बाद आप कहते हैं उधर आप देखिए डोकलाम में बात आती थी, डोकलाम में कब्जा कर लिया, आज कोई पूछने वाला है नहीं है। तो साहब भ्रष्टाचार हम करेंगे, परिवारवाद हम करेंगे। जो टिकट घोषित किए आप देख लीजिए, आप पूरी लिस्ट देखिए कितना परिवारवाद है। 27 लोग परिवारवादी लोगों को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी। पूछिए परिवारवाद किसको कहते थे? भ्रष्टाचार की बात कहेंगे तो इस देश के अंदर जिस भी पार्टी के भ्रष्टाचारी थे, जिन पर आरोप लगते थे, उन सबको भाजपा में ले आए या भाजपा की सहयोगी दल बन गए, साहब भ्रष्टाचार का आरोप खत्म हो गया। तो आप बताइए ना, किस लोकतंत्र की बात करते हैं, किस न्याय की बात करते हैं? और मैं बार बार यही कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस खन्ना जो बैठे हुए हैं, कौन है? चंद्रचूड़ के जाने के बाद में वही चीफ जस्टिस बनेंगे। और चीफ जस्टिस बनेगा कौन व्यक्ति? आरएसएस का व्यक्ति। आप कल्पना करेंगे, आप हाईकोर्ट में चेक कर लीजिए। मेरा खुद का अपना स्ट्रिंगर हुआ करता था उपाध्याय, वो बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। मैं जानता हूं उसका क्या रिलेशन क्या है, आप पूछिए जाके फैजाबाद में। अब तो अयोध्या हो गया, हालांकि अयोध्या तब भी था, तो अब जो है अलग से अयोध्या हो गया है। इसी तरीके से स्मृति ईरानी क्या करती? 10 स्टेशनों के 8 स्टेशनों के नाम बदलवा देती। यही केवल अमेठी में होता है। अमेठी की जनता, आपने तो वहां का लाइव किया है, उन लोगों से चर्चा करी है, आप देखिए वहां की जनता क्या कह रही है। हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई, बर्बाद कर दिया। कितनी वहां पर लगाना चाहिए था तो 8 जो सरकारी कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, वो सब बंद करा दी। एम्स का जो एक्सटेंशन काउंटर खोला गया था वो बंद हो गया। फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे जहां पर पायलट ट्रेनिंग का और सब चीजों का किया गया था, बंद हो गया। अब कल्पना करिए कि इस देश में किसी को देने की स्थिति में नहीं है, रोजगार हम देंगे नहीं, दूसरा और करेंगे नहीं। स्थिति ये है, 1.5 करोड़ पद जो सैंक्शन पोस्ट थी वो खत्म कर दी मोदी सरकार। अभी इस समय मौजूदा इतनी खत्म करने के बाद 30 लाख पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली पड़ी हुई। रूल्स है एफ&आर का कि 3 साल पोस्ट खाली रहती है तो खत्म हो जाती है। अब देखिए क्या होगा,
उसमें भी भर्ती नहीं होगी, खत्म हो जाएंगे। इस देश के युवाओं को बेरोजगार बना देंगे, लड़कियों से रेप कराएंगे और सारी चीजें का। आप बताइए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेप कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। रोजाना 11 लड़कियां रेप का शिकार, और ये वो है जो रिपोर्टेड है। यूएन कहता है कि भारत के अंदर 78% रेप की एफआईआर दर्ज ही नहीं की जाती। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। साहब, नरेंद्र मोदी सरकार का डाटा कह रहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में अपराध नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो गया था। याद करिए 2014 में क्या नारा दिया जाता था? बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखिए, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की मोदी सरकार। 30 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, कोई पूछने वाला? तो इस तरह की स्थितियां हो, उस स्थिति में आप किसकी बात करेंगे? कौन से लोकतंत्र की बात करेंगे? जी जी बिल्कुल सर, लेकिन आज जिस तरह का फैसला दिया गया है और मोदी सरकार इतना घबराई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि एक दिन पहले ही ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया जो है वो कर ली गई। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उस दौरान भी तो कुछ फैसला ऐसा आ सकता है सर इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। आप एक बात बताइए, गोयल की नियुक्ति हुई थी और गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़िए कि बिजली की गति से यह फाइल जिस तरह से चली है, यह अपने आप में इस बात का अंदेशा देती है कि कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है। ये सुप्रीम कोर्ट का था। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था बनाई थी कि कौन कौन प्रक्रिया में होगा। इसको बदल दिया। क्यों? क्योंकि हमारी नहीं चलेगी यदि हमने मान ली तो, इसलिए ये, और आज फिर उसी तरीके से हो रहा है। आप देख लीजिए, इलेक्शन बॉन्ड पे फैसला आने के बाद क्या कहा था एसबीआई ने? हम दे नहीं सकते, 30 जून तक का हमें टाइम दे दीजिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जेल भेज देंगे, तब 24 घंटे के अंदर जाके जमा कराया है कि हाँ सारा डाटा है, ये लीजिए। जो आप 30 जून तक देने की बात कर रहे थे, 26 दिन गुजर चुके थे। आप इससे समझ लीजिए वास्तव में ढकना है। और अब आ गया सामने कि जो चुनाव बांड 2000 करोड़ कुछ के, जिस तरीके, सॉरी 200 कुछ करोड़ के, वो जो नहीं भुनाए गए थे, वो मोदी का जो निजी फंड है, सबसे बड़ा घोटाला है, उस पीएम केयर फंड में जमा कर दिए। आप बताइए, पूरे देश को यह बताया गया कि पीएम केयर फंड भारत सरकार का फंड है, और जब आरटीआई डाल के मांगा गया जवाब तो पता चला ये तो निजी फंड है मोदी का, है ही नहीं सरकारी। तो घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, एक घोटाले को छिपाए दूसरा, दूसरे तीसरा, तो साहब घोटालों की सरकार, और क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, पीएम मोदी जी तो कहते हैं पहले कि ये घोटालों की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार के घोटालों की बात करते हैं, और अब कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, घोटालों की सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार, जिस तरह की सरकार है। आप देखिए, अब तो मैं एक चीज कहता हूं, आप शमशान घाट पे जाते हैं, किसी अर्थी पे पुष्प चढ़ाते हैं, तो अब लोकतंत्र की अर्थी पर पुष्प चढ़ा आइए, भूल जाइए कि कोई लोकतंत्र होता था या है। आज के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जो स्थितियां हैं वो स्थितियां निश्चित रूप से हतोत्साहित करती हैं। आने वाले वक्त में बच्चे क्या करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बेटियां मजबूरन जाके बाजार में बैठेंगी, मजबूरन जाकर के वो होगा। आप याद करिए, जिस समय देश आजाद हुआ था, हमारे देश की आबादी 36,000, क्या नाम है, 36 कितना करोड़ होती थी। और जब 36 करोड़ होती थी, उस समय इस देश के अंदर कुछ नहीं बन रहा था। इस देश के अंदर 92% लोग भुखमरी और उसके शिकार थे। उस वक्त में मोदी ने, नेहरू जी ने सोचा कि सबसे पहले रोटी कैसे खिलाई जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर पर काम किया। उन्होंने सोचा हर व्यक्ति को कैसे रोजगार दिया जाए, तो उसके लिए पीएसयूज खोले और दूसरी चीजें खोली, और ये किया। 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। यानी यदि आप देखिएगा, हर 3 आदमी पे
4 आदमी पे 1 व्यक्ति के पास रोजगार था, यानी पूरे धीरे धीरे चीजें होने लगी। जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में, जिस तरीके से बढ़ाया, हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ बनने लगा। इन्होंने क्या किया? खत्म कर दीजिए, हर चीज को खत्म कर दिए, रोजगार खत्म कर दिए, पक्की नौकरियां खत्म कर दिए। बेचारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होने जाते हैं उनसे भी रिश्वत ली जाती है अब तो। जो बेचारे जाके कोई बहुत बड़ी उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें 10-15 हजार रुपए मिलते हैं, और इतने वालों से कहा जाता है लाख रुपया रिश्वत दे दो। वो लाख रुपया रिश्वत देगा, आप सोचिए, कल्पना करिए कैसे वो करेगा, वो कहां से खाएगा? यानी उसका औसत में महीने का 5,000 भी नहीं पड़ता, ये 15,000 मिल रहा। तो इस तरह की दशा में ला दिया कि कॉन्ट्रैक्ट वालों तक से विचारों से। कांग्रेस सरकार का क्या सोचना था उस दौर में, नेहरू का क्या सोचना था? नहीं, हर व्यक्ति को कैसे, जितना संसाधन था, पैसा था नहीं देश के पास में, कंगाल देश था, भुखमरा देश था, कुछ बनता था नहीं इस देश में। ऐसा देश मिला था जो सारा कुछ अंग्रेज लेके चले गए, ऐसे में खड़ा करना था। तब उन्होंने इस देश में संविधान भी बनाया, संवैधानिक संस्थाएं भी खोली। बेचारे जो गरीब और वो गुरबे और दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग थे, उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए उद्योग स्थापित कराने का काम किया। कैसे जो सब कुछ सरकार नहीं कर सकती थी, निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया कि आइए आप भी लगाइए, करिए, जिससे कुछ को रोजगार मिले। और यह स्थिति आई, तब कहीं लोकतंत्र खड़ा हुआ। और जब लोकतंत्र खड़ा हुआ, समृद्धि की ओर बढ़ा, धीरे धीरे हम विकास की रफ्तार पकड़ने लगे। इस देश के अंदर जहां सुई नहीं बनती थी, वहां सुई से लेकर के हवाई जहाज बनने लगे, लड़ाकू विमान बनने लगे, हमने अंतरिक्ष तक पे हम पहुंचने लगे। हमारी यह स्थिति हो गई कि हमने परमाणु विस्फोट करके वो भी परीक्षण कर लिए, हमने तमाम सारी चीजें कर ली। इस स्थिति में धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिलने लगा, कुछ को पक्का, कुछ को कच्चा, कुछ को किसी तरीके से डेली वेजेज पे, और सब पे डेली वेजेज पे मिलता था, जो बाद में पक्का कर दिया जाता था। आज क्या है, आप ठेकेदार के माध्यम से रखे जाएंगे, और जो ठेकेदार रखेगा वो आपसे घूस लेगा, हर महीने आपसे पैसा काटेगा आपके उससे, और इस तरह से करके खेल चल रहा है। थोड़ा सा आप बोले, किसी अन्याय के खिलाफ आपने आवाज उठाई, तो आपको खत्म कर दिया है। यही है, यही स्थापित करना चाहते हैं, जिससे आप भिखारी बनके, डरे हुए व्यक्ति बनके खड़े हो, जिससे मोदी जो कहे आप बोलो हाँ मोदी जी, जय मोदी जी, जो भी मोदी मोदी, बस यही नीति है। और इसी नीति के तहत सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, चुनाव प्रणाली को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। और यह यदि भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो साहब जो हम चाहेंगे वही होंगे। फिर 2047 की बात छोड़िए कि विकसित भारत, फिर तो आप बात कीजिए कि क्या कहते हैं 2001 की, सॉरी क्या नाम है, 3001 की, वो भी फिर वही होंगे। तो आप सिर्फ गुलाम बन के रहेंगे। ये उसी व्यवस्था में ले आना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था का आपको शिकार बनाना चाहते हैं। सिर्फ इतना सा सारा सिस्टम है इनका, और कुछ नहीं। जी सर, आखिरी में यही सवाल करूंगी कि एसबीआई बॉन्ड को लेकर कल सारी जानकारी जो है वो देश के सामने आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, लेकिन मोदी जी ने आखिर तक कोशिश की कि वो जानकारी सामने ना आ पाए। कल आपने देखा कि कैसे पत्र लिखा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा, और उसके बाद सारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉइज थे उन्होंने खुद को इस पत्र से अलग कर लिया। बोले कि ना हमने पत्र लिखने को कहा, और इन्होंने पता नहीं अपनी मनमर्जी से ये पत्र लिखा, वो भी बार एसोसिएशन के लेटर पैड पर। तो आखिर वो किसके इशारे पर लिख रहे थे ये तो सबको पता है, लेकिन इसको छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर इसमें किसका पैसा है, किन्होंने पैसा लगाया जिसको छुपाने के लिए मोदी सरकार जो है वो रात दिन एक कर दे रही है? निधि, एक चीज देखिए, आदेशन अग्रवाल ने जो यह चिट्ठी लिखी है द्रौपदी मुर्मू को, और लिखी है बतौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष के तौर पर, क्या वहां रेजोल्यूशन पास हुआ कि हाँ यह चिट्ठी लिखे? नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने यह चिट्ठी लिखी। आखिर उनको क्यों जरूरत पड़ गई? वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के
अध्यक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट से ही कहते कि साहब ऐसा मत करिए, ये राष्ट्रहित में नहीं है। वहां तो वो पार्टी भी नहीं थे, वहां उन्होंने कहा भी नहीं, वहां उन्होंने पार्टी बनने के लिए आवेदन भी नहीं किया। ये आखिरी कार्ड इसलिए खेला गया क्योंकि सारी चोरी है। और ये है कौन? ये आदेश अग्रवाल, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में उनके लिए एक पुस्तक लिखी है, बड़ी भारी किताब लिखी है। और वो किताब लिखने वाले आप समझ सकते हैं कितने बड़े भाड़ हैं वो। तो उस शख्स ने यह चिट्ठी लिखी है। स्वाभाविक सी बात है, बगैर वहां के इशारे के तो नहीं लिखी होगी, उसी लिए लिखी है। और राष्ट्रपति का रेफरेंस मांगा है। राष्ट्रपति का रेफरेंस उस परिस्थिति में होता है, विषम परिस्थिति में होता है, जब कोई समाधान नहीं रह जाता है देश के लिए और देश बचाना होता। नहीं तो सामान्य तौर पे वो कोर्टों को रेफरेंस नहीं जारी करते। इतना बड़ा क्या है, यही तो सवाल। क्योंकि चाइनीज कंपनियों, सेल कंपनियों, काला धन वालों सबसे पैसा लिया गया। उस पैसे के बूते सब खड़ा है। कुछ कुछ जो छन के आया है, आपने देखा है, हफ्ता वसूली, पैसा दो धंधा लो, प्रोटेक्शन मनी। तो साहब ये सब कुछ है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और फिर वो जाके पैसा दे आके रसीद दिखा देते हैं, देखिए हमने इतने जमा कर दिए भाजपा खाते में। तो कहते हैं, तो ईडी वाला कहता है, सीबीआई वाला कहता है, इनकम टैक्स वाला कहता है, बस सर आप जाइए, क्योंकि आपने तो भाजपा को पैसा दे दिया। तो इस तरह की स्थितियां उधर जितनी सेल कंपनीज है तमाम, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं ये अदानी अंबानी की सरकार है, तो अदानी अंबानी जैसे लोगों का लगातार जो पैसा है, उनके जैसे और भी बहुत सारे पूंजीपति हैं, वो जो 20-25 पूंजीपति हैं जो इस देश को सब चला रहे हैं, सारा काला धन का खेल कर रहे हैं। कल आपने देखा, मैंने जो आपके यहां प्रोग्राम किया था उसमें बताया था कि मोदी सरकार की नीति है एकदम से शेयर मार्केट को ऊपर बढ़ाओ, अपने लोगों का पैसा वो करा के, वो जैसे ऊपर जाए लोग पैसा डालने लगे, वैसे ही तत्काल आप पैसा निकालो और अपना प्रॉफिट गेन करो और उसके बाद दोबारा खेलो। वही उसके कारण कल मार्केट क्रैश हुई और 13 लाख करोड़ रुपए का कल में सिर्फ नुकसान हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? उन लोगों का जो छोटे लोग, जो आम कॉमन लोग अपना इन्वेस्ट कर जाते हैं इस चक्कर में कि अरे ये बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उन्हें उतनी उसके विशेषज्ञ नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता है कि इन सेल कंपनियों के जरिए जो इन्वेस्ट करके एकदम से मार्केट को उठाया गया है, वो क्या खेल करना चाह रही। यही बात तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताई गई थी। उन सब की कोई बात ही नहीं होती। तो किसी के लिए कोई संरक्षा नहीं है, सिर्फ ये सारी संस्थाएं सब कुछ नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रही हैं। आज इसीलिए भाजपा सरकार नहीं कहा जाता है, ये भारत सरकार नहीं कहा जाता है, केंद्र सरकार नहीं कहा जाता है, हर जगह मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी वो। तो इस पूरी लूट का जो ओरिजिनल किंगपिन है वो नरेंद्र मोदी है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आपने देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो चुन लिए गए हैं और 2 चुनाव आयुक्तों का ऐलान कर दिया गया है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा कि सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जो है वो नए चुनाव आयुक्त बना दिए गए। हालांकि मोदी सरकार ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन क्योंकि अधीर रंजन चौधरी भी इस मीटिंग में मौजूद थे, पीएम मोदी थे और अमित शाह जी थे, तो उसमें ये ऐलान कर दिया गया और बाहर आकर अधीर रंजन चौधरी ने भी बता दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि किस तरह से बेईमानी की गई इसमें, किस तरह से इसमें मनमानी चलाई गई और विपक्ष के नेता का एक भी बात नहीं सुनी गई। तो फिर आखिरकार ये निष्पक्ष चुनाव कैसे हुए। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।